लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, संविदा पद को परिभाषित कीजिए, इसके प्रमुख प्रकारों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए तथा शून्य एवं शून्यकरणीय संविदा में अंतर कीजिए। उत्तर, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2H में शब्द संविदा की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार वह करार जो विधितः परिवर्तनीय हो संविदा है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। सामंत के अनुसार संविदा एक ऐसा करार है जो दो पक्षों के बीच दायित्व का सृजन करता है एवं उसकी व्याख्या करता है। पोलक एवं मुल्ला के अनुसार प्रत्येक करार या वचन जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो संविदा कहलाता है। सर विलियम एंसन के अनुसार संविदा से आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ऐसे करार या समझौते से है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो तथा जिसके द्वारा एक या एक से अधिक पक्षकार दूसरे पक्षकारों के विरुद्ध किसी काम को करने अथवा न करने के लिए कुछ अधिकार अर्जित कर लेता है या कर लेते हैं। अधिनियम की धारा 2H के अंतर्गत दी गई संविदा को उपयुक्त परिभाषाओं से इसके दो महत्वपूर्ण तत्व स्पष्ट होते हैं, अर्थात संविदा के गठन के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। पहला, दो पक्षों के बीच करार हुआ हो एवं दूसरा, ऐसा करार विधि द्वारा परिवर्तनीय इन्फोर्सिबल हो। सभी करार संविदा नहीं होते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ करार एवं संविदा के बीच के अंतर को स्पष्ट कर देना समीचीन होगा। शब्द करार संविदा से अधिक व्यापक है। सभी संविदाएं करार होती हैं लेकिन सभी करार संविदाएं नहीं होती हैं। प्रत्येक करार से विधिक दायित्व का उत्पन्न होना आवश्यक नहीं होता है, जबकि प्रत्येक संविदा में विधिक दायित्व का उत्पत्ति आवश्यक होता है। इसी प्रकार सभी करार विधितः परिवर्तनीय नहीं होते हैं, जबकि सभी संविदाएं विधितः परिवर्तनीय करारों से निर्मित होते हैं। उदाहरण क्या है इसका? एक मित्र द्वारा दूसरे मित्र को भोजन पर आमंत्रित करना, चलचित्र देखने के लिए आग्रह करना आदि ऐसे करार हैं जो नैतिक दृष्टि से परिवर्तनीय हो सकते हैं लेकिन विधिक दृष्टि से नहीं। वैध संविदा के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। संविदा अधिनियम की धारा 10 में विद्यमान संविदा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के निम्नलिखित आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया गया है। पहला, करार का होना एग्रीमेंट। प्रत्येक संविदा करार होती हैं, अतः यह स्वतः स्पष्ट है कि संविदा के लिए करार का होना आवश्यक है। करार प्रस्थापना, प्रतिग्रहण एवं प्रतिफल से मिलकर बनता है। करार दो पक्षकारों के बीच होता है, अतः संविदा में भी दो पक्षकारों का होना विवक्षित है। पक्षकारों का सक्षम होना, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। संविदा के पक्षकारों का सक्षम होना आवश्यक है। सक्षमता से अभिप्राय है, पहला, प्राप्त वय या वयस्क मेजर हो, स्वस्थचित्त होना एवं संविदा करने के लिए किसी विधि के अधीन अनहद डिस्क्वालीफाइड नहीं होना। उदाहरण, अवयस्क व्यक्ति भागीदारी की संविदा नहीं कर सकता है। विधि के अधीन अवयस्क केवल भागीदारी के लाभों में सम्मिलित हो सकता है जो धारा 30 भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत है। तीसरा इसमें क्या कहता है? स्वतंत्र सहमति होना, फ्री कंसेंट होना। प्रत्येक करार पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किया जाना आवश्यक है। सहमति स्वतंत्र होती है यदि वह प्रपीड़न कोएर्सियन धारा 15, असम्यक असर अनड्यू इन्फ्लुएंस धारा 16, कपट 17, दुर्व्यवदेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का धारा 18 है में से किसी एक या अधिक से प्रभावित ना हो। विधि शास्त्र की स्वस्थ परंपरा में कपट एवं दुर्विसंधि पवित्र से पवित्र व्यवहार को भी दूषित कर देता है। संविदा का भी इनसे परे होना आवश्यक है। भाऊराव डगडुपरेलकर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2005 SC 3330। चौथा इसमें क्या बोल रहा है? विधिपूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य का होना, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। प्रतिफल एवं उद्देश्य का विधिपूर्ण होना आवश्यक है। प्रतिफल एवं उद्देश्य विधिपूर्ण होता है यदि, पहला, विधि द्वारा निषिद्ध नहीं हो, दूसरा, विधि के प्रावधानों को निष्फल न करता हो, तीसरा, वह कपटपूर्ण न हो, चौथा, वह शरीर या संपत्ति को क्षति न पहुंचाता हो, वह लोक नीति के विरुद्ध न हो। और पांचवा, अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किया जाना। किसी करार को अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किया गया होना चाहिए। संविदा अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित संविदाओं को शून्य घोषित किया गया है। पहला, दोनों पक्षकारों द्वारा तथ्य की भूल के अधीन किया गया करार, धारा 20। प्रतिफल के बिना किया गया करार, धारा 25। विवाह में अवरोध पैदा करने वाला करार, 26।
व्यापार में अवरोध पैदा करने वाला कारक धारा 27, विधि की कार्यवाहियों में अवरोध पैदा करने वाला कारक धारा 28, अनिश्चित अर्थ वाला करार धारा 29, फड़ या बाजी का करार धारा 30, असंभव घटनाओं पर आधारित करार एवं असंभव कार्य करने का करार धारा 36। छठवां क्या है, लिखित एवं अनुप्रमाणित होना, रिटन एंड अटेस्टेड होना। जहाँ किसी संविदा का भारत में प्रवृत्त किसी विधि द्वारा लिखित एवं अनुप्रमाणित किया जाना अपेक्षित हो, वहाँ उसका लिखित एवं अनुप्रमाणित होना आवश्यक है। संविदा के प्रकार, आंग्ल विधि में केवल 2 प्रकार की संविदा पाई जाती है, विशिष्ट संविदा तथा आंग्ल संविदा, जबकि भारतीय विधि में संविदाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहला है प्रत्यक्ष संविदा, अप्रत्यक्ष संविदा, प्रलक्षित संविदा, अपरिवर्तनीय संविदा, शून्य संविदा, शून्यकरणी संविदा, अवैध संविदा, निष्पादित संविदा, निष्पाद्य संविदा। 10वां समाश्रित संविदा, 11वां बाजीयुक्त संविदा, 12वां संविदा कल्प संविदा, क्वासी कंट्रैक्ट। शून्य एवं शून्यकरणी संविदा में अंतर, इसमें बस अंतर देखेंगे, इसको जो अंतर का आधार होगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो याद भी नहीं रहेगा, अंतर याद रहे वही बहुत है। शून्य संविदा और शून्यकरणी संविदा में अंतर, शून्य संविदाएं विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होती हैं और शून्यकरणी संविदाएं केवल एक पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय होती हैं। दूसरा क्या बोला, शून्य संविदाएं आरंभ से ही अंत तक शून्य होती हैं। शून्यकरणी संविदाएं तब तक वैध रहती हैं जब तक पीड़ित पक्षकार शून्य नहीं करा देता है। और तीसरा है, शून्य संविदा के अंतर्गत संविदा के पक्षकार को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तीसरा, शून्यकरणी संविदा में पीड़ित पक्षकार को संविदा समाप्त करने और कुछ मामलों में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। शून्य संविदा में तीसरे पक्षकार को कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता है। और इसमें शून्यकरणी संविदा में क्या बोल रहा है, शून्यकरणी संविदा में तीसरे पक्षकार को अच्छा अधिकार प्राप्त हो सकता है यदि उसने वस्तु के प्रतिफल के बदले सद्भावना से प्राप्त किया है और शून्यकरणी घोषित होने से पहले स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। 5वां क्या है, जब कोई संविदा अवैधता के कारण शून्य होती है तो उसका संपार्श्विक कोलेटरल संव्यवहार भी शून्य होता है। शून्यकरणी संविदा का संपार्श्विक व्यवहार अप्रभावित रहता है। अभी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या संविदा संबंध का क्या सिद्धांत है तथा भारत में इसकी क्या विधिक स्थिति है, किन परिस्थितियों में संविदा भंग होने पर एक अजनबी व्यक्ति वाद दायर कर सकता है। उत्तर है इसका, संविदा संबंध अथवा संविदा की गुप्तता, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अंग्रेजी विधि का यह मान्य सिद्धांत है कि कोई संविदा किसी ऐसे व्यक्ति को अधिकार प्रदान नहीं करती है जो कि उसकी पक्षकार नहीं है। यही प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ट्रिवडेल बनाम एटकिंसन 1861 के मामले में वादी तथा प्रतिवादी की पुत्री के बीच होने वाली शादी के परिणामस्वरूप वादी के पिता तथा प्रतिवादी ने प्रतिज्ञा की कि वे वादी को निश्चित धनराशि देंगे। साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि पक्षकार उपयुक्त प्रतिज्ञा को परिवर्तन कराने के लिए दावा कर सकते हैं। प्रतिवादी के द्वारा प्रतिज्ञा पालन न करने पर दावा पेश किया गया। न्यायालय ने निर्धारित किया कि यह भली-भांति स्थापित नियम है कि कोई भी अजनबी किसी ऐसी संविदा से लाभ नहीं उठा सकता है जो कि उस संविदा का पक्षकार नहीं है। डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड बनाम सेल्फ्रेज एंड कंपनी 1915 के मामले में उपरोक्त वाद के निर्णय को स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया कि इंग्लैंड की विधि में कुछ सिद्धांत मौलिक हैं। उनमें से एक यह है कि केवल संविदा के पक्षकार ही उसके आधार पर दावा कर सकते हैं। वैश्विक बनाम वैश्विक 1966 के मामले में भी इस सिद्धांत को मान्यता दी गई है। अब देख लेते हैं भारत में स्थिति क्या है। संविदा की गुप्तता का सिद्धांत भारत में भी मान्य है। जमुना दास बनाम राम अवतार 1911 के मामले में एक क्रेता ने संपत्ति खरीदते समय संपत्ति का प्रबंधक ऋण भुगतान करने की संविदा की। बंधक ग्रहीता ने ऋण प्राप्त करने के लिए दावा किया। प्रिवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि वह उसका अधिकारी नहीं क्योंकि वह उस संविदा का पक्षकार नहीं था। कृष्ण लाल बनाम प्रेमिला
वाली दास वाला दासी AIR 1928 कलकत्ता 518 के मामले में न्यायालय द्वारा कहा गया कि धारा 2 में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कहा जा सके कि वह व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है संविदा को लागू करवा सकता है। संविदा की गुप्तता निकटता के सिद्धांत के एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला, न्यास अथवा भार, ट्रस्ट और चार्ज। जब अन्य या तीसरे व्यक्ति के पक्ष में किसी संपत्ति में भार या न्यास उत्पन्न हो तो यह सिद्धांत लागू नहीं होता है तथा अजनबी व्यक्ति ऐसी संविदा को लागू करवा सकता है। ख्वाजा हुसैन बनाम हुसैनी बेगम 1910 के मामले में पुत्र के विवाह के प्रतिफल के रूप में एक मुसलमान स्त्री के ससुर ने खर्चा पानदान के रूप में रुपए देने का करार किया। करार के समय स्त्री तथा उसका पति नाबालिग था। उक्त धन न दिए जाने पर दावा किया गया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी पर संविदा बंधनकारी है तथा वादी उसका प्रवर्तन करा सकती है। हिंदू परिवार के विभाजन एवं विवाह के खर्चे। हिंदू परिवार के विभाजन पर महिला सदस्यों के गुजारे आदि के संबंध में संविदा की गुप्तता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यदि संयुक्त पारिवारिक संपत्ति को पुरुष सदस्यों में विभाजित किया जाता है और ऐसा प्रावधान रखा जाए कि महिला सदस्य के विवाह के खर्चे उसी संपत्ति से होंगे तो महिला उक्त करार को लागू करवा सकती हैं। जैसे दो भाई हैं, एक बहन है, तो संपत्ति का जब बंटवारा हुआ तो बहन को तो नहीं कुछ मिला, तो दोनों भाइयों ने अपने में कॉन्ट्रैक्ट किया कि बहन का शादी के लिए पैसा हम देंगे, तो यहाँ पे वो पीछे नहीं हट सकते हैं। अब स्वीकृति एक्नॉलेजमेंट क्या है? जब किसी संविदा के अंतर्गत कोई पक्षकार तीसरे व्यक्ति को धन देना स्वीकार करता है और वह उसकी अभिस्वीकृति करा लेता है तो तीसरा या अन्य व्यक्ति वह संविदा लागू करा सकता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, संविदा करने की क्षमता से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविदा करने की क्षमता से आप क्या समझते हैं? भारतीय विधि द्वारा कौन से व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम माने जाते हैं? वाद एवं उदाहरण की सहायता से समझाइए। संविदा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति सक्षम है जो वयस्क होने की आयु पूर्ण कर चुका है उस विधि के अनुसार जिसके वह अधीन है और जो स्वस्थ चित्त का है तथा किसी भी विधि द्वारा जिसकी वह अधीन है संविदा करने हेतु योग्य घोषित नहीं किया गया है। टिप्पणी कीजिए एवं इसके परिप्रेक्ष्य में बताइए कि संविदा करने के लिए कौन सक्षम है। इसका उत्तर हो जाएगा कोई भी व्यक्ति किसी व्यापार, व्यवसाय, कारोबार अथवा कार्य के लिए किसी भी प्रकार का करार, अनुबंध अथवा संविदा भारतीय संविदा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत रहकर ही कर सकता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि संविदा केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो इसके लिए सक्षम है। संविदा के लिए कौन सक्षम है? हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। धारा 11 के अनुसार हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अधीन है प्राप्तव्य हो और जो स्वस्थचित्त हो और किसी विधि द्वारा जिसके वह अधीन संविदा करने के लिए निर्धारित ना हो। धारा 11 में कहा गया है। इस प्रकार निम्नांकित व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम माने गए हैं। पहला, जो प्राप्तव्य अर्थात वयस्क हैं, जो स्वस्थ चित्त हैं एवं जो किसी विधि द्वारा जिसके की वह अधीन संविदा करने के लिए अयोग्य घोषित ना हो। शांति निकेतन की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज अहमदाबाद AIR 2002 गुजरात 428 के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संविदा करने के लिए सक्षम होने से अभिप्राय किसी व्यक्ति के वयस्क एवं स्वस्थचित्त होने से है। ऐसे व्यक्ति की नागरिकता से इसका कोई संबंध नहीं है। एक फ्रेंच नागरिक भी यदि वह वयस्क एवं स्वस्थचित्त है तो किसी सहकारी संस्था का सदस्य हो सकता है। संविदा व्यक्ति जो संविदा के लिए सक्षम नहीं है, कौन कौन से व्यक्ति होंगे जो सक्षम नहीं होंगे, देख लेते हैं इसको। अवयस्क के द्वारा किया गया संविदा, इसमें मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष वाला मामला आ जाएगा। वयस्कता अथवा प्राप्तव्य क्या है? संविदा करने के लिए किसी व्यक्ति की प्रथम सक्षमता उसका प्राप्तव्य अर्थात वयस्क होना है। भारत में प्राप्तव्य के संबंध में मुख्यतः दो प्रकार की विधियां हैं। पहला, सामान्यतया
संविदा करने के लिए प्रयोजन के लिए सभी व्यक्तियों पर भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 लागू होती है। धारा 3 के अनुसार ऐसे व्यक्ति का 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से एक दिन भी छोटा है, अर्थात उसके 18 वर्ष पूरे होने में एक दिन भी शेष है, तो उसे विधि में अप्राप्तवय अर्थात अवयस्क माना जाएगा। और दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, जहाँ न्यायालय द्वारा किसी अप्राप्तवय अवयस्क का संरक्षक नियुक्त किया जाता है, वहाँ ऐसा व्यक्ति जब तक 21 वर्ष की आयु नहीं पूरी कर लेता, अप्राप्तवय बना रहेगा। अवयस्क या अप्राप्तवय द्वारा की गई संविदाओं का प्रभाव। अप्राप्तवय व्यक्ति संविदा के लिए अयोग्य होते हैं, अतः ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाने वाली संविदाएं आरंभतः शून्य वाइड एब इनिशियो होती हैं। विधि की दृष्टि में ऐसी संविदाएं शून्य मानी जाती हैं, यहाँ तक कि वह अपनी ओर से संविदा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत भी नहीं कर सकता है। महत्वपूर्ण बात कौन कौन से हैं? मौरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष 1903, 30 कलकत्ता 593 का मामला। यह इस संबंध में अब तक का एक प्राधिकृत मामला है। इसमें 20 वर्ष की आयु के एक व्यक्ति ने, जिसके लिए न्यायालय ने संरक्षक एवं प्रतिपाल्य नियुक्त कर रखा था, एक साहूकार के पक्ष में 20,000 रुपये के लिए एक बंधक विलेख निष्पादित कर दिया। साहूकार द्वारा वस्तुतः 8,000 रुपये ही दिए गए थे। इस संव्यवहार के कुछ ही समय पूर्व संरक्षक द्वारा साहूकार को बंधककर्ता के अव्यक्त होने की सूचना दे दी गई। अव्यस्क की ओर से बंधक को अपास्त सेट असाइड करने के लिए वाद लाया गया, जिसका यह कहकर विरोध किया गया कि यह शून्य करोड़ी संविदा होने से अव्यस्क द्वारा उधार ली गई धनराशि को धारा 64 के अधीन वापस लौटाना चाहिए। प्रिवी काउंसिल ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह संविदा पूर्ण रूप से शून्य है, अतः उधार लिए गए धन को वापस नहीं लौटाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। दूसरा, विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा संविदा। ये टॉपिक वो है कि मतलब कौन संविदा नहीं कर सकता है। तो दूसरा है इसमें विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा संविदा, कॉन्ट्रैक्ट बाय द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। संविदा करने वाले व्यक्ति यदि विकृत चित्त हैं तो संविदा शून्य होती है। स्वस्थ चित्त अथवा चित्त विकृति की कसौटी यह है कि कोई भी व्यक्ति कारोबार को संभालने में तथा अपने हितों तक पड़ने वाले प्रभाव के बारे में समुचित निर्णय लेने में समर्थ है अथवा असमर्थ है। यदि समर्थ है तो वह स्वस्थचित्त है। इस प्रकार कारोबार की प्रकृति को समझने की क्षमता एवं अपने हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में समुचित निर्णय लेना ही स्वस्थचित्त की कसौटी है। पागलपन, जड़ता, उन्मत्तता आदि चित्त विकृति के उदाहरण हैं, लेकिन केवल मानसिक अथवा यादस्त की कमजोरी को ही चित्त विकृति नहीं कहा जा सकता है। स्वस्थ अंतराल में की गई संविदा। धारा 12 की अपेक्षा यह है कि संविदा करने के समय पक्षकार स्वचित्त हो, अतः एक व्यक्ति जो प्रायः विकृत चित्त रहता है किंतु कभी कभी स्वचित्त हो जाता है, तो वह स्वचित्त रहने के दौरान संविदा कर सकता है। लेकिन यदि वह प्रायः स्वस्थचित्त रहता है और कभी कभी विकृत चित्त हो जाता है, तो ऐसी चित्त विकृति के दौरान वह संविदा नहीं कर सकता है। श्रीमती नीलिमा घोष बनाम हरजीत कौर AIR द्वारा 11 दिल्ली 104 के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि धारा 11 के अंतर्गत व्यक्ति का विकृत चित्त होना उस समय आवश्यक है जब संविदा निष्पादित की गई थी। तीसरा है इसमें विधि द्वारा निर्धारित व्यक्ति, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। विधि द्वारा निर्धारित व्यक्तियों को भी संविदा करने के लिए निर्योग्य घोषित किया गया है, जैसे विदेशी शत्रु, अपराधी, दिवालिया आदि। भारत में विवाहित स्त्रियां संविदा करने के लिए सक्षम मानी गई हैं क्योंकि उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार है। अब ये आगे वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक वाल कंपनी के वाद के तथ्यों पर संक्षेप में बताइए। उत्तर है सामान्य प्रस्ताव अथवा लोक प्रस्तावना, जनरल ऑफर। जब प्रस्तावना व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के विशेष वर्ग से न होकर समस्त जनता से की जाती है तो उसे सामान्य प्रस्तावना कहते हैं।
सामान्य प्रस्ताव जब किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तभी संविदा का सृजन होता है। सामान्य प्रस्ताव विज्ञापनों, लाउडस्पीकरों या किसी ऐसे साधन द्वारा किया जा सकता है जिसका प्रसार साधारण जनता में हो। सामान्य प्रस्ताव की एक विशेषता यह है कि यहाँ प्रस्तावक स्वीकृति प्रतिग्रहण प्राप्त करने के लिए अपने अधिकार का वित्यजन मतलब त्याग कर देता है। इस प्रकार सामान्य प्रस्ताव में स्वीकृतिकर्ता को प्रस्ताव की स्वीकृति या प्रतिग्रहण की सूचना देना आवश्यक नहीं है। सामान्य प्रस्ताव का उदाहरण कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक वाल कंपनी 1893 में मिलता है। इस वाद में एक कंपनी ने समाचार पत्रों में यह विज्ञापन दिया कि कंपनी द्वारा निर्मित सूंघने वाली गोलियों का प्रयोग लिखित निर्देशानुसार जो व्यक्ति करेगा वह यदि प्रयोग के पश्चात भी इन्फ्लुएंजा से पीड़ित होता है तो कंपनी उसे 100 पाउंड का इनाम देगी। कंपनी द्वारा इनाम की निश्चितता के लिए 100 पाउंड रिलायंस बैंक में जमा करा दिया गया था। कार्लिन नामक एक महिला ने निर्देशों के अनुसार इस गोली का प्रयोग किया, परंतु उसके पश्चात भी उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। उसने 100 पाउंड का इनाम का जो था उसका दावा किया। फिर यहाँ पे कंपनी का तर्क था कि कार्लिन ने प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना नहीं दी थी तथा कंपनी ने उक्त विज्ञापन को संविदा निर्माण की आशा से नहीं किया था। न्यायालय ने कंपनी के दोनों तर्कों को अस्वीकार कर दिया। न्यायालय के अनुसार कंपनी द्वारा विज्ञापन के माध्यम से किया गया प्रस्ताव एक सामान्य प्रस्ताव था। इस प्रकार के प्रस्ताव में यह उपधारणा होती है कि प्रस्तावक ने प्रतिग्रहण स्वीकृति प्राप्त करने के अपने अधिकार का अवित्यजन कर दिया है। न्यायालय ने दूसरे तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि कंपनी द्वारा कहीं रिलायंस दिया है, कहीं एलायंस दिया है, कहीं इंपीरियल दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मतलब, लेकिन बुक में जो है एलायंस ही दिया है। 100 पाउंड जमा कराना इस बात का प्रमाण है कि कंपनी द्वारा प्रस्ताव पूर्ण गंभीरता के साथ किया गया था। अब क्वेश्चन, प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसिडरेशन? प्रतिफल एक प्रतिकर है जो संविदा के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाता है। ब्लैकस्टोन के अनुसार प्रतिफल एक प्रतिकर है जो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाता है। पोलक के अनुसार प्रतिफल वह मूल्य है जिसके द्वारा दूसरे का वचन क्रय किया जाता है तथा इस प्रकार दिया गया समूल्य वचन परिवर्तनीय होता है। एंसन के अनुसार प्रतिफल वह वस्तु है जिसे किया जाए या जिसे करने का वचन दिया जाए और जिसको वचन ग्रहीता वचन के संबंध में करने से प्रवृत्त रहता है या सहन करता है, वो प्रतिफल है, कंसिडरेशन। भारतीय संविदा अधिनियम में इसकी क्या परिभाषा दी गई है, इसको देख लेते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2D के अनुसार वचनदाता की वांछा पर वचनग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी बात का किया जाना या करने से प्रवृत्त रहा होना या करना या करने से प्रवृत्त रहना या करने से प्रवृत्त रहना का वचन दिया जाता है, उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। ये थोड़ा टफ है इसका परिभाषा, एक दो बार और पढ़ना पड़ेगा। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2D के अनुसार वचनदाता की वांछा पर वचनग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी बात का किया जाना या करने से प्रवृत्त रहना, मतलब सामने वाले का रिप्लाई देना, वो जो भी बोल रहा है, सरल अर्थों में यही होता है। फजलुद्दीन बनाम पंचानन दास, प्रतिफल वचन हेतु एक मूल्य है, यह प्रत्युत्तर या वापसी है। यह समूल्य ऐसी चीज है जो वचनग्रहीता द्वारा वचनदाता को उसके वचन के एवज में दी जाती है। यह एक उत्प्रेरणा है। कर्ली वी मिसा लस जे, ये भी कोई नाम है, इसके अनुसार देख लेते हैं। विधि के अर्थों में मूल्यवान प्रतिफल या तो एक पक्ष को प्राप्त होने वाले किसी अधिकार, हित, लाभ से या दूसरे पक्ष द्वारा दिए गए, भुगते गए या लिए गए परिवर्त, क्षति, हानि या दायित्व से गठित होता है। इस प्रकार सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति की इच्छा पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य करना या करने से प्रवृत्त रहना ही उस प्रथम व्यक्ति के लिए प्रतिफल है। ठीक।
यहाँ पे इम्पोर्टेंट है अभी, घुड़दौड़ क्या बाजी संविदा है? इज हॉर्स रेसिंग और वेजर कॉन्ट्रैक्ट के आर लक्ष्मणन बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 टू SCC 226 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि घुड़दौड़ का खेल एक कौशल का खेल है, जुआ नहीं है, अतः उसे रोका नहीं जा सकता है तथा ऐसे करार शून्य नहीं होते हैं, इसलिए घुड़दौड़ को धारा 30 का अपवाद माना गया है। पूर्वकालिक भंग से क्या परिणाम होते हैं? पूर्वकालिक भंग संविदा के परिणाम। पूर्वकालिक संविदा भंग का प्रश्न तब उठता है जब कि संविदा पालन के समय के पूर्व कोई पक्षकार संविदा भंग कर देता है। होचेस्टर बनाम डिलाटूर 1853 का मामला है। इसमें वादी को प्रतिवादी के ने एक कर्मचारी के रूप में नियोजित किया था तथा नियोजन के से पूर्व ही उसके नियोजन की समाप्ति की सूचना दे दी गई। वादी ने वाद दायर किया, न्यायालय ने निर्णय दिया कि वादी पालन के समय से पूर्व ही वह वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी था। पूर्वकालिक संविदा भंग में वचनदाता संविदा पालन का समय आने से पूर्व ही अपने संविदात्मक दायित्व पूरा करने से इनकार कर देता है। ऐसी स्थिति में निर्दोष पक्षकार चाहे तो संविदा पालन की तिथि तक इंतजार कर सकता है या तुरंत ही संविदा भंग के लिए वाद ला सकता है। जैसे दो लोगों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम 18 तारीख से उस संविदा को पालन करेंगे, लेकिन वो 16 को ही बोल दिया कि अब हम लोग के बीच ये संविदा नहीं रहेगा, तो या तो 18 तारीख तक वेट करें उसके बाद वाद लाए, या तो 16 को ही वाद ला सकता है जो दूसरा पक्ष है। संविदा पालन के समय संविदा भंग तब होती है जब एक पक्षकार संविदा पालन की तिथि पर संविदा पालन करने में या तो असफल रहता है या संविदा पालन से इनकार कर देता है। इस स्थिति में जिस पक्षकार को संविदा भंग से क्षति पहुंचती है वह क्षतिपूर्ति हेतु मुकदमा कर सकता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला, और जो एक गायिका है एक नाटक प्रबंधक ब से अगले 2 महीने के दौरान प्रत्येक सप्ताह में 2 रात उसके नाटक में गाने की संविदा करती है और ब उसे प्रत्येक रात के गाने के 100 रुपये देना तय करता है। छठी रात को अ से स्वेच्छया अनुपस्थित रहती है। ब संविदा का अंत करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है। अब दूसरा जो है इसका एग्जाम्पल, और जो एक गायिका है एक नाटक के प्रबंधक बी से अगले 2 सप्ताह के दौरान प्रत्येक सप्ताह में 2 रातें उसके नाटक में गाने की संविदा करती है और ब उसे प्रत्येक रात के लिए 100 रुपये की दर से मजदूरी देना तय करता है। छठी रात को अ स्वेच्छा से अनुपस्थित रहती है। ब की अनुमति से 7वीं रात को गाती है। ब ने संविदा चालू रखने में अपना उपमति संज्ञप्ति कर दी थी और तब वह उसका अंत नहीं कर सकता है, किंतु वह छठी रात को गाने में अ की विफलता से उठाए गए नुकसान के लिए हर्जाने का हकदार है। आगे देख लेते हैं। यदि कोई वचनकर्ता अपने कृत्य द्वारा अपने को प्रतिज्ञा के पालन के अयोग्य बना लेता है या अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने से इनकार कर देता है तो दूसरे पक्षकार को अधिकार है कि वह संविदा को समाप्त मान ले तथा हर्जाने के लिए वाद दायर कर दे। उसे नियत समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, संविदा कल्प को परिभाषित कीजिए। डिफाइन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। संविदा कल्प सामान्यतः संविदाएं पक्षकारों के कार्य का परिणाम होती हैं। सामान्यतः संविदाएं पक्षकारों के कार्य का परिणाम होती हैं। पक्षकार ही किसी बात को करने या करने से परिवर्त रहने का करार करते हैं और उन्हीं पर उसके अनुपालन का दायित्व होता है। लेकिन कभी कभी पक्षकारों के बीच प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई करार नहीं होता है, फिर भी उनके बीच किए जाने वाले आचरण से ऐसे दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं जैसे कि किसी संविदा का उत्पन्न हो गया है, उसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब बिनफील्ड के अनुसार देख लेते हैं। आभासी संविदा एक विनफील्ड के अनुसार आभासी संविदा एक ऐसा दायित्व है जो विधि के किसी शीर्षक के अंतर्गत पूर्णतया निर्देशित करने योग्य नहीं है तथा किसी विशिष्ट व्यक्ति को अनुचित लाभ के आधार पर धन के लिए आरोपित किया जाता है।
एंसन के अनुसार विधि की किसी भी प्रणाली में कुछ परिस्थितियों में यह जरूरी हो जाता है कि बिना किसी करार के एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए दायित्वाधीन माना जाए, क्योंकि यदि ऐसा न किया जाए तो पहले वाला व्यक्ति धन या अन्य लाभ को प्रतिधारित कर सकेगा जिसका विधि के अनुसार अन्य कोई अधिकारी है। मार्स बनाम मैकफार्लान 1760 के बाद में मैन्सफील्ड ने कहा कि कानून अन्यायपूर्ण तरीके से धनी होने से रोकता है। इसको बस याद रखना है, इसमें अगर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आ जाए तो एक शब्द भी अगर मतलब याद रहेगा कि कानून अन्यायपूर्ण तरीके से धनी होने से रोकता है, जो मार्स बनाम मैकफार्लान के मामले में मैन्सफील्ड ने कहा था। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संविदा कल्प क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत पक्षकारों में कोई संविदा प्रत्यक्षता नहीं होती है, परंतु एक पक्षकार दूसरे के लिए कुछ कार्य करता है या किसी धन का भुगतान करता है तो लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अन्यायपूर्ण तरीके से धनी होने से रोकने के लिए न्यायालय साम्य के आधार पर आगे आकर कहता है कि फायदा प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरे पक्षकार को प्रतिकर दे। अब क्वांटम मेरिट क्या है इसको देख लेते हैं। क्वांटम मेरिट आभासी संविदा में प्रतिपूर्ति के मामले के संदर्भ में अभिव्यक्त क्वांटम मेरिट का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आभासी संविदाओं में प्रतिपूर्ति के मामलों के संदर्भ में अभिव्यक्त क्वांटम मेरिट का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह आंग्ल विधि का एक आधार सूत्र है जिसका अर्थ किए गए कार्य के अनुपात में है। जहाँ कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से पारिश्रमिक तय किए बिना अपने लिए कोई कार्य करने का अनुरोध अव्यक्त या विवक्षित रूप से करता है, लेकिन अनुरोध की परिस्थितियों में यह लगता है कि किए गए कार्य का मूल्य दिया जाएगा, तो ऐसी अवस्था में किए गए कार्य के लिए युक्त पारिश्रमिक देना विवक्षित प्रतिज्ञा होती है। यही क्वांटम मेरिट के नियम के अनुसार है। एग्जाम्पल इसका देखेंगे तब स्पष्ट होगा, पहले थोड़ा देख ले रहे हैं। क्वांटम मेरिट का सिद्धांत भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 70 में सन्निहित है। क्वांटम मेरिट की सिद्धांत भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 70 में सन्निहित है। इस धारा के अनुसार जहाँ कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात या उसे किसी चीज़ का परिधान अनुग्रहित करने का आशय न रखते हुए विधिपूर्वक करता है और ऐसा अन्य व्यक्ति उसका फायदा उठाता है, वहाँ वह पश्चात कथित व्यक्ति उस पूर्वकथित व्यक्ति को ऐसी की गई बात या परिदत्त चीज़ के बारे में प्रतिकर देने या उसे प्रत्यावर्तित करने के लिए आबद्ध है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एक व्यापारी क कुछ माल ख के गृह पर भूल से छोड़ देता है। ख उस माल को अपने माल के रूप में बरतता है, उसके लिए क को संदाय करने के लिए आबद्ध है। उसके लिए क को संदाय करने के लिए आबद्ध मतलब उसको देना होगा। अब कुछ विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में संबंधित कुछ क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत उन संविदाओं का जिनका विनिर्दिष्ट परिवर्तन कराया जा सकता है विवेचना कीजिए। अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरण देकर कीजिए। दूसरा इसमें क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत उन संविदाओं का जिनका विनिर्दिष्ट परिवर्तन नहीं करा सकता है विवेचना कीजिए। उत्तर देख लेते हैं। संविदा के विनिर्दिष्ट पालन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से तात्पर्य है कि संविदा की स्वीकृति शर्तों का यथावत एज इट इज पालन होता है। उदाहरण के लिए यदि क तथा ख के मध्य एक मकान या 10 बोरे गेहूं के विक्रय की संविदा होती है, क विक्रेता है तथा ख क्रेता, जहां क्रेता ख विक्रेता क को 10 बोरा गेहूं या मकान का अंतरण संविदा की शर्तों के अनुसार करता है, उसे संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कहते हैं। परंतु यदि क संविदा को भंग करता है तथा ख उसे हुई क्षति के प्रतिकर के रूप में प्राप्त करता है तो यह संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं है, यह क्षतिपूर्ति का उपचार कहा जाता है। हेल्सबरी के अनुसार विनिर्दिष्ट पालन एक सामयिक अनुतोष इक्विटेबल रिलीफ है जिसकी न्यायालय संविदा के विखंडन होने पर एक निर्णय के रूप में देता है कि प्रतिवादी संविदा की शर्तों के अनुसार संविदा का यथावत पालन करे। फ्राई कहते हैं, संविदा का विनिर्दिष्ट पालन करने के अनुबंधों तथा शर्तों के अनुसार
वास्तविक यथावत निष्पादन है तथा संविदा का निष्पादन न करने संविदा भंग के लिए क्षतिपूर्ति अथवा प्रतिकर से उसके विपरीत होता है। सारांश में कहा जाए तो संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का आशय पक्षकारों के द्वारा उस कार्य को करने या न करने से है जिसको करने या न करने की उसने प्रतिज्ञा की है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 10 उन सभी परिस्थितियों का उल्लेख करती है जिसमें संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम है क्या। सबसे पहले तो देख लेते हैं अनुतोष क्या है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सिविल अधिकारों का अतिलंघन उनके मध्य हुई संविदा को भंग करके करता है तो न्यायालय द्वारा ऐसे भंग करने वाले व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य किया जाता है जो पीड़ित के लिए अनुतोष होता है। उदाहरण, जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी मकान को खरीदने के लिए संविदा की गई हो और मकान का विक्रेता मकान के क्रेता को मकान का विक्रय करने से मना कर देता है तो वह क्रेता इस संविदा के लिए भारतीय संविदा अधिनियम 72 के तहत नुकसानी या प्रतिकर का मांग कर सकता है। विनिर्दिष्ट अनुतोष क्या है। विनिर्दिष्ट अनुतोष के अंतर्गत पीड़ित पक्ष को दोषी व्यक्ति से वही वस्तु मिलता है जिसका उसने करार किया था या जो उसको मिलनी चाहिए था या जो वास्तव में उसकी थी। ऐसी वस्तु अपने आप में कुछ विशिष्ट होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। अजय ने वसंत को 10 लाख में अपना मकान बेचने का करार किया और विक्रय विलेख भी निष्पादित कर दिया, परंतु अब अजय वसंत को अपने मकान का कब्जा देने से इनकार कर देता है। वसंत के लिए वह मकान विशिष्ट महत्व रखता है क्योंकि वह मकान वसंत की पुश्तैनी जमीन पर बना है जिसे वसंत के पिताजी ने मजबूरी में बेच दिया था। इस कारण उस मकान का महत्व वसंत के लिए ऐसा है जिसको धन से नहीं तोला जा सकता। इसीलिए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम बना था। अब इसको देख लेते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 10 उन परिस्थितियों का उल्लेख करती है जिसमें संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सके। ये निम्न है। जहाँ क्षति की निर्धारण का उचित मापदंड न हो वहाँ पे पालन कराया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, बस हेडिंग और एग्जाम्पल देखते चलेंगे। किसी मृत चित्रकार द्वारा यदि निर्मित चित्र के विक्रय की संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है क्योंकि यहाँ क्षतिपूर्ति के निर्धारण का कोई मापदंड नहीं है क्योंकि वो मर चुका है। अब वो कोई बना ही नहीं सकता, वो मृत्यु हो गया कलाकार का। दूसरा हेडिंग क्या है। जहाँ आर्थिक क्षतिपूर्ति पर्याप्त अनुतोष न हो वहाँ भी विनिर्दिष्ट का अनुपालन कराया जा सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि किसी संपत्ति में एक से अधिक हिस्सेदार हैं तथा संपत्ति पर एक व्यक्ति का ही कब्जा है तब अन्य हिस्सेदार उस व्यक्ति के विरुद्ध विनिर्दिष्ट अनुपालन करा सकते हैं। इसको देख लेते हैं जो दूसरा नंबर हेडिंग है। जहाँ संविदा की विषय वस्तु ऐसी विशिष्ट प्रकृति की हो या विशिष्ट मूल्य की हो जहाँ विधिक नियमों के अनुसार उसके लिए प्रतिकर पर्याप्त न हो तो वहाँ उस प्रकार की संविदाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। तीसरा हेडिंग देख लेते हैं। जहाँ आर्थिक प्रतिकर प्राप्त न किया जा सके। जहाँ संविदा में ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, हम बोल दे रहे हैं। जहाँ संविदा में यह संभावना हो कि समस्त कार्य न किए जाने के लिए आर्थिक प्रतिकर प्राप्त नहीं किया जा सकता है वहाँ संविदा का विशिष्ट अनुपालन हो सकता है। इस प्रकार की संविदाओं के लिए दिवालियापन एक ऐसा आधार है जिसके आधार पर वादी संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन करा सकता है। चौथा हेडिंग क्या है। कहाँ पे पालन कराया जा सकता है वो दिया है। विनिर्दिष्ट अनुपालन जहाँ वाद बंधक संपत्ति के अनुपालन के लिए हो। इसमें थोड़ा सा देख ले रहे हैं। धारा 14(3) अ के अनुसार जहाँ बंधक राशि का कुछ भाग तो चुकता कर दिया गया है तब बंधनकारी द्वारा बाकी बंधक राशि चुकाकर उसे संपत्ति को बंधक में अपने पास रखने के लिए संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। पांचवा क्या कर रहा है। जहाँ वाद किसी कंपनी के प्रतिज्ञा पत्र को जारी करने के लिए हो। छठवां क्या बोल रहा है।
जहाँ वाद साझेदारी के विलेख के निष्पादन के लिए हो। और सातवां, निर्माण कार्य की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, धारा 14(3)(100) के अनुसार जहाँ संविदा किसी इमारत के निर्माण कार्य से संबंधित हो वहाँ उसका विनिर्दिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। ट्रस्ट संपत्ति से संबंधित संविदा, यदि कोई व्यक्ति ऐसी न्यासी के साथ संविदा करता है जो ट्रस्ट संपत्ति के संबंध में अपने अधिकृत अधिकारों के अंतर्गत न्यासी का कार्य कर रहा है तो उस संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। जैसे एस मधुसूदन बनाम केरल कौमुदी प्राइवेट लिमिटेड AIR 2004 SC 909 के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि एक प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर कुछ प्रतिबंधों के अधीन अपने अंशों को चुने हुए व्यक्ति के हाथ विक्रय कर सकता है। ऐसी संविदा का पालन विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा के 10 के अंतर्गत कराया जा सकता है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 10 में विनिर्दिष्ट अनुतोष संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के बाद अधिनियम की धारा 10 के अनुसार न्यायालय द्वारा किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन धारा 11 की उपधारा 2, धारा 14 और धारा 16 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए कराया जाएगा। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के धारा 11(1) के अनुसार इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराया जाएगा जबकि वह कार्य जिसके करने का करार हुआ है किसी न्याय के पूर्णतः या भागतः पालन में हो। अब दूसरा देख लेते हैं इसका जो क्वेश्चन था, जहाँ पे मतलब परिवर्तनीय नहीं है, कहाँ कहाँ पे परिवर्तन नहीं है उसको देख ले रहे हैं। संविधाएं जो विनिर्दिष्ट परिवर्तनीय नहीं है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 14 उस संविधाओं की व्याख्या करती है जिनका विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता है। ठीक, पहला, संविधाएं जो विधि में वैध न हो। धारा 14 को यह उपबंध करती है कि किसी ऐसे करार को जो कि संविदा नहीं है कोई अनुतोष उपलब्ध नहीं होगा। संविदा के अंतर्गत किसी विशिष्ट दोष अथवा अपूर्णता के होने पर और दोष अथवा अपूर्णता की जानकारी हो जाने पर अंश पालन के सामयिक सिद्धांत को लागू नहीं करवा सकता है। जैसे न्यास भंग के दौरान न्यासाधिकारी द्वारा संविदा का किया जाना। दूसरा है संविदाएं जिनमें विधिक उपचार पर्याप्त हों। जहाँ संविदा भंग के लिए विधि में क्षतिपूर्ति पर्याप्त अनुतोष है वहाँ संविदाएं विनिर्दिष्ट प्रवृत्ति नहीं कराया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क 40 नील की पेटियाँ ख को 1000 रुपये प्रति पेटी बेचने की संविदा करता है। उक्त नील आसानी से बाजार में उपलब्ध है। उक्त संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं कर सकता है, नहीं हो सकता है क्योंकि प्रतिकर द्वारा क्षतिपूर्ति की जा सकती है। तीसरा क्या है, संविदाएं जिसमें सेवा अंतर्ग्रस्त हो। संविदा जिनमें सूक्ष्म अथवा बहुसंख्यक विवरण सम्मिलित हों अथवा जो पक्षकारों की योग्यता पर अथवा प्रयास पर इतना निर्भर हों अथवा अन्यथा जिनकी प्रकृति ऐसी हो कि न्यायालय उसकी सारवान शर्तों का परिवर्तन न कर सके विनिर्दिष्ट परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। इसमें व्यक्तिगत सेवा, पुस्तक लेखन, विवाह, चित्रकारी आदि की संविदाएं आती हैं। चौथा क्या बोला है, जहाँ पे विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के द्वारा पालन नहीं करा सकता है। चौथा, संविदाएं जिनमें न्यायालय का निरंतर पर्यवेक्षण अंतर्गत हो। ऐसी संविदाएं जिनमें 3 वर्ष से अधिक काल तक कर्तव्य का निरंतर पालन अपेक्षित हो उनका यथावत परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। यदि न्यायालय ऐसे मामलों में यथावत पालन का आदेश देता है तो उससे वादकरण का अंत नहीं होगा बल्कि उसके प्रतिकूल वादियों का ही लाभ होगा। इस प्रकार की संविदाओं में खदानों में काम करने वाली संविदाएं, धर्मशाला की व्यवस्था की संविदा आदि आती हैं। अनिश्चित शर्तों की संविदा, जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ ले रहे हैं। क एक मनोरंजन कक्ष में स्वामी ख से उसकी वस्तुओं को बेचने तथा अनावश्यक सामग्री की व्यवस्था करने की संविदा करता है। यहाँ व्यवस्था एवं सामग्री की प्रकृति अनिश्चित है अतः संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं करा सकता है। छठवां है निर्माण तथा जीर्णोद्धार की संविधाएं, कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड और रिपेयर। यह स्थापित
नियम है कि निर्माण एवं जीर्णोद्धार की संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं किया जा सकता है, परंतु न्यायालय निम्न दशा में ऐसी संविदा का परिवर्तन करा सकता है जहाँ की वाद ऐसी संविदा का परिवर्तन कराने के लिए हो जो कोई निर्माण तैयार करने के लिए या भूमि पर कोई कार्य के निष्पादन के लिए हो। सातवां देख लेते हैं, विखंडनीय हितों की संविधाएं। न्यायालय उन संविधाओं का विनिर्देश अनुपालन नहीं करेगा जो अपनी प्रकृति में विखंडनीय हो अथवा जिनमें अधिकार प्रदान करना तात्यार्पित हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझ आएगा। क तथा ख ऐसी व्यापार भागीदारी के भागीदार बनने की संविदा करते हैं कि निश्चित अवधि की नहीं। क तथा ख ऐसी व्यापार भागीदारी की भागीदार बनने की संविदा करते हैं कि निश्चित अवधि की नहीं है। संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं किया जा सकता है। आठवां क्या कहता है, पंच निर्णय के लिए संविदाएं। किसी विवाद को मध्यस्थता के लिए निर्देशित करने वाली संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं कराया सकता। जैसे पहले पंचायत लगता था, कोई भी निर्णय रहता था तो वहाँ पे जो बुजुर्ग रहते थे वो निर्णय दे देते थे, मतलब या मध्यस्थता के लिए। तो ये नहीं कि वो वहाँ पे संविदा हो गया और उसको पालन नहीं करना है, तो वहाँ पे अनुपालन नहीं लगा सकता है। नवा क्या बोल रहा है, संविदाएं जिसमें पारस्परिकता का अभाव हो। संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि संविदा के दोनों पक्षकारों द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है अथवा स्वीकृति नहीं किया जा सकता है। इस पर काफ़ी विवाद है कि क्या और कहाँ तक पारस्परिकता के सिद्धांत को माना जाएगा। यही है जहाँ पे मतलब पालन नहीं होगा विनिर्दिष्टता का। अब देखते हैं आगे। घोषणात्मक आज्ञप्ति से आप क्या समझते हैं, कब और इसके द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। घोषणात्मक आज्ञप्ति डिक्लेमेटरी डिग्री। घोषणात्मक आज्ञप्ति एक ऐसी आज्ञप्ति है जिसके अंतर्गत न तो प्रतिकर ही देय होता है और न ही उसके निष्पादन की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा आज्ञप्ति है जो मात्र अधिकारों या हैसियत की घोषणा करती है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इस प्रकार घोषणात्मक आज्ञप्ति की रक्षा करने एवं उन्हें यथास्थान रखने का कार्य करती हैं। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति के संबंध में कोई अधिकार या वैध हैसियत रखने का अधिकारी है तथा कोई अन्य व्यक्ति इसके इस अधिकार या वैध हैसियत से इनकार करता है, तो यहाँ पे लास्ट लाइन बस इम्पोर्टेंट है। इस डिग्री से, ये जो है यहाँ पे सेकंड लास्ट लाइन जो है, इस डिग्री से न तो वादी को कोई नए अधिकार ही प्राप्त होते हैं और न ही प्रतिवादी से कोई भुगतान अथवा पालन की मांग की जाती है। अभी देख लेते हैं अविधिपूर्ण प्रतिफल क्या है। अनलॉफुल कंसिडरेशन। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 अवैध संविदा की व्याख्या करती है। जब किसी संविदा का उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध है तो उसे अविधिपूर्ण संविदा कहेंगे। प्रत्येक अविधिपूर्ण या अवैध संविदा शून्य संविदा होती हैं, इसलिए अवैध संविदा का परिवर्तन नहीं करा सकता है। धारा 23 के अनुसार किसी करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण है सिवाय जबकि वह विधि द्वारा निषिद्ध या वह ऐसी प्रकृति का हो कि यदि वह अनुज्ञात किया जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगा या उसमें किसी अन्य के शरीर या संपत्ति की क्षति अंतर्लिप्त हो या विवक्षित हो अथवा न्यायालय उसे अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध माने, वो ही अनलॉफुल कंसिडरेशन है। एग्जाम्पल के थ्रू जब समझेंगे तब समझ आएगा। देखिए क, ख और ग अपने द्वारा चोरी से अर्जित किए गए या किए जाने वाले अभिलाषों को आपस में विभाजन के लिए तैयार होते हैं। करार शून्य है क्योंकि उसका उद्देश्य विधि विरुद्ध है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। विवाह का अवरोधक करार शून्य है, व्यापार का अवरोधक करार शून्य है। वर्णन कीजिए। विवाह का अवरोधक करार शून्य है। प्रत्येक व्यक्ति की वह अधिकार है कि वह अपना जीवन साथी चुने और उससे विवाह करे। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करने का अधिकार है एवं ऐसे व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है जिसे वह पसंद करे। फिर आगे देखते हैं। उसके इस अधिकार में किसी प्रकार का अवरोध पैदा करना
पैदा नहीं किया जा सकता है। यदि किया जाता है तो ऐसा करार शून्य होता है। उदाहरणार्थ, किसी वयस्क लड़की द्वारा अपनी इच्छानुसार किसी लड़के से विवाह करने पर प्रतिबंध लगाने वाला करार शून्य होगा। धारा 26 में इस संबंध में प्रावधान किया गया है। इसका मूल पाठ इस प्रकार है। ऐसा करार शून्य है जो अप्राप्तव्य से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के औरोधार्थ हो। धारा 26 में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 26 में ये बोलता है। और व्यापार के अवरोधक करार शून्य होंगे वो 27 में है। सिद्धांत क्या है इसके? जिस सिद्धांत पर यह व्यवस्था की गई है उसका सुंदर विवेचन लॉन बनाम पियर्स में बताया गया है। एक इंग्लिश वाद में किया गया है। इसमें कहा गया है कि विवाह वह एवं वैवाहिक हैसियत प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। यह लोक नीति के सर्वोत्तम हित में है। धारा 26 एक सामान्य नियम का प्रतिपादन करती है। यहाँ यह संदिग्ध है कि क्या विवाह में आंशिक अथवा प्रत्यक्ष रूप से अवरोध पैदा करने वाले करार भी इस आधार की परिधि में आते हैं। ठीक है। इस संबंध में इंग्लिश विधि एवं भारतीय विधि में अंतर है। इंग्लिश विधि में विवाह में आंशिक अवरोध पैदा करने वाले करारों को विधिमान माना गया है, जबकि भारतीय विधि में अवरोध मात्र को, चाहे वह आंशिक हो या पूर्ण, अवैध माना गया है। लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विवाह में अवरोध पैदा करने वाला मतलब अवरोध पैदा करना पुनर्विवाह में अवरोध पैदा करने से एकदम भिन्न है। वो तो हिंदू लॉ में आप लोग पढ़े ही होंगे। अब दूसरा जो व्यापार का अवरोधक करार शून्य है उसका देख लेते हैं। हमारे संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुकूल व्यापार, व्यवसाय, वृत्ति या कारोबार करने का मूलभूत अधिकार प्रदान किया गया है। यह लोकनीति के भी अनुकूल है। लोकनीति की यह उपेक्षा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन इस बात की छूट नहीं होनी चाहिए कि वह किसी करार के द्वारा किसी व्यक्ति को उसके परिश्रम, कौशल अथवा निपुणता से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित करें। यही कारण है कि संविदा अधिनियम की धारा 27 में व्यापार में अवरोधक पैदा करने वाले करारों के सिवाय कतिपय अपवादों के शून्य एवं लोक नीति के विरुद्ध मानने का एक मुख्य कारण व्यापार में एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकना भी है। धारा 27 में की गई व्यवस्था इस प्रकार है। हर करार जिससे कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विधिपूर्ण वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने से आबद्ध किया जाता है, उस विस्तार तक शून्य है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि अवरोधक व्यापार की स्वतंत्रता के लिए युक्तियुक्त एवं आवश्यक है तो ऐसा करार शून्य नहीं होगा। 1967 में एक निर्णय दिया गया था। अवरोध की युक्तियुक्तता का परीक्षण प्रत्येक व्यापार की प्रकृति के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में नॉर्दर्न फेस्ट बनाम मैक्सिमम नॉर्दर्न फेल्ट गन कंपनी महत्वपूर्ण मामला है ये। अब लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है? ठीक है, इसको नैराश्य एवं असंभवता भी कहते हैं। उत्तर देते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इंग्लैंड में संविदा का उन्मोचन निष्फलता नैराश्य के सिद्धांत पर आधारित है। इस विषय में अनेक विधिशास्त्रियों द्वारा अनेक मत भी दिए गए हैं। 1863 के पहले सामान्य नियम यह था कि संविदा का कोई पक्षकार अपने दायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य तथा वह अपने दायित्वों से उन्मोचन का दावा इस आधार पर नहीं कर सकता है कि पालन असंभव हो गया है। टेलर बनाम कार्डवेल 1863 के बाद में माननीय न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न ने निर्धारित किया कि उपर्युक्त नियम तभी लागू होगा जबकि संविदा सकारात्मक और पूर्ण हो तथा किसी शर्त के अधीन ना हो। निष्फलता के आधार क्या क्या हैं? ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है? न्यायालय निम्नलिखित आधारों पर इस सिद्धांत को लागू करता है। पहला, संविदा की विषय वस्तु का नष्ट होना। संविदा करने के पश्चात यदि उसकी विषय वस्तु नष्ट हो गई हो तो संविदा शून्य हो जाती है। इस संबंध में टेलर बनाम कॉल्डवेल 1863 के मामले में महत्वपूर्ण मामला है। इसमें प्रतिवादी ने वादी को एक संगीत भवन आमोद प्रमोद के लिए किराए पर देने का करार किया था, किंतु पालन की तारीख से पहले ही संगीत भवन आग से नष्ट हो गया। वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध संविदा भंग के लिए प्रतिकर का दावा किया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिवादी कोई प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि इसमें प्रतिवादी की कोई दोष नहीं है। दूसरा, किसी विशिष्ट घटना का न होना। यदि संविदा के लिए कोई आवश्यक कोई घटना नहीं होती है तो संविदा का उन्मोचन हो जाएगा।
मतलब निष्क्रिय पड़ा है वो संविदा, उसका कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ पे संविदा का उन्मोचन हो जाएगा। पक्षकार की मृत्यु या अयोग्यता, सेवा संबंधी संविदाओं में वचनदाता के मर जाने या उसके असमर्थ हो जाने पर संविदा शून्य हो जाती है। चौथा, परिस्थितियों में परिवर्तन, परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने से भी संविदा शून्य हो जाती है। पाँचवां, सरकार या विधायिका द्वारा हस्तक्षेप किया जाना, किसी राज्य द्वारा एक अधिकार प्राप्त करने की संविदा संविधान के लागू होने के बाद शून्य हो जाती है, लेकिन ऐसा हस्तक्षेप अस्थायी प्रकृति का हो तथा संविदा के मूल आधार को प्रभावित न करती हो तो संविदा समाप्त नहीं होती है। युद्ध का होना, युद्ध काल में नागरिकों तथा किसी युद्ध में लगे हुए राज्य के नागरिकों के बीच में की गई संविदाएं अवैध होती हैं, उनका कभी परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। युद्ध काल में शत्रुओं के साथ किए गए संव्यवहार प्रारंभ से ही शून्य होते हैं, बाद में शांति स्थापित हो जाने पर भी वे शून्य तथा अपरिवर्तनीय ही रहते हैं। विधि में परिवर्तन हो गया, चेंज इन लॉ, यदि विधि के परिवर्तन से संविदा का पालन असंभव हो जाता है तो संविदा उन्मोचन हो जाता है। भारतीय विधि क्या बोलता है इसमें, भारत में उक्त सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू नहीं है। यहाँ ऐसी संविधाएं धारा 32 तथा 56 के तहत नियंत्रित होती हैं। धारा 56 के अनुसार वह करार जो ऐसा कार्य करने के लिए स्वतः असंभव है शून्य है। वह करार जो ऐसा कार्य करने के लिए स्वतः असंभव है शून्य है, धारा 56 में कहता है। मतलब स्वतः असंभव है, ये धारा 56 में कहता है, ठीक, वहाँ पे सुना होगा। ऐसी कार्य करने की संविदा जो कि संविदा करने के पश्चात असंभव या किसी अन्य ऐसी घटना के कारण जिनका निवारण प्रतिज्ञाकर्ता नहीं कर सकता विधि विरुद्ध हो जाता है, तब शून्य हो जाती है, जबकि वह कार्य असंभव या विधि विरुद्ध हो जाता है। इसके लिए पक्षकारों को निम्नलिखित बातें सिद्ध करनी आवश्यक है। पहला, संविदा का पालन असंभव हो गया है। दूसरा, असंभवता किसी ऐसी घटना के कारण जिसे प्रतिज्ञाकर्ता रोक नहीं सकता है। असंभवता प्रतिज्ञाकर्ता के द्वारा या उसकी अपेक्षा से नहीं हुई हो। असंभवता देख लेते हैं क्या बोलता है। अपहरण के बहाने के रूप में असंभवता सामान्य नियम के रूप में कोई भौतिक या विधिक असंभवता होनी चाहिए, न कि केवल वचनदाता की परिस्थितियों तथा योग्यता के संबंध में कोई असंभवता हो। कृत्य केवल वचनदाता के लिए असंभव नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वयं में असंभव होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब उसके लिए बस असंभव हो, कोई भी उस काम को नहीं कर सकता है, तभी वहाँ पे असंभवता का नियम लागू होगा। न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि कृत्य भौतिक रूप से असंभव, फिजिकली इम्पॉसिबल है। संविदाकृत वस्तुओं का पर्याय करने में कठिनाई या अधिक मूल्य दिया जाना ही के पालन को असंभव नहीं बना सकते हैं। इसमें एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, सत्यव्रत घोष बनाम मुगनी नाम बांगुर, ठीक। AIR 1954 SC 44 के मामले में न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि असंभवता का अर्थ भौतिक तथा शाब्दिक संभवता से नहीं लगाया जाना चाहिए। किसी कार्य का पालन केवल भौतिक रूप से ही असंभव नहीं हो जाता है, बल्कि अंतिम उद्देश्य के पालन की असंभवता से भी असंभव होता है। इस मामले के तहत इस प्रकार से प्रत्यर्थी कंपनी ने भूमि विकास के लिए लोक कानूनी संस्था प्रारंभ की, जिसके तहत उसने भूमि अनेक भागों में विभाजित किया और सड़कें, नालियाँ आदि को पूरा करने का उत्तरदायित्व लिया। अपीलार्थी ने उसमें एक प्लॉट खरीदा और एडवांस में उसको 101 रुपये दिया था। बाद में उस भूमि को जिला कलेक्ट्रेट ने रक्षा नियमों के तहत सैनिक उद्देश्य के लिए अभिप्राप्त की। कंपनी ने करार खत्म कर धन वापस करने के लिए विकल्प दिया। अपीलार्थी ने करार को पूरा करने के लिए कहा तथा वाद दायर किया। कंपनी ने करार के पालन की असंभवता का सहारा लिया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संविदा का पालन असंभव नहीं है, क्योंकि जब भूमि अधिग्रहित की गई थी तब कार्य का प्रारंभ नहीं किया गया था, अतः उसके रुकने का प्रश्न नहीं उठता है। मतलब इसमें जो प्रतिवादी था वो ये नहीं बताया था कि मैं कब तक नदी मतलब जो नाला है और सड़क बना दूंगा, इसलिए वो तो अस्थाई है ना,
जो ज़मीन लिया गया है वो अस्थायी है, यानी कि जब वो हट जाएगा तो बना ही सकता है। यहाँ पे टाइम वार्डन वाला कोई नियम ही नहीं है। इसी सिद्धांत को श्रीमती सुशीला बनाम हरि सिंह AIR 1971 या सी 1756 के मामले में अनुमोदित किया गया है। पालन की असंभवता के सिद्धांत का अपवाद। धारा 56(3) में उक्त नियम का अपवाद भी दिया गया है, जिसके अनुसार जहाँ की एक व्यक्ति ने ऐसी कोई बात करने की प्रतिज्ञा की है जिसका असंभव या विधि विरुद्ध होना वह जानता था या युक्तियुक्त तरीके से जाना जा सकता था और प्रतिज्ञाग्रहीता नहीं जानता था, वहाँ ऐसे प्रतिग्रहीता को पालन न करने के लिए प्रतिज्ञाकर्ता को प्रतिकर देना होगा। ये थे कुछ मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप कहीं से भी पढ़े हों, किसी भी नोट्स किसी भी बुक से पढ़े हों, एक बार इसको देख लीजिए, लास्ट टाइम रिवीजन हो जाएगा।